गुड मॉर्निंग दोस्तों। आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था प्लासी के युद्ध को, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बक्सर के युद्ध को। ये दो जो युद्ध है इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि अंग्रेज यहीं से भारत में यह तय कर लिया कि हाँ हम लोग आए तो थे व्यापार करने, लेकिन अब हम लोग व्यापार के साथ साथ यहाँ पे प्रशासन करेंगे, यानी हम यहाँ पे अब राज करेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था प्लासी के युद्ध में कैसे बंगाल में ये बुरी हाल किए थे यहाँ पे, और अपने कब्जे में बंगाल को पूरी तरह से ले लिया था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बक्सर के युद्ध को और जानेंगे इसके बारे में पूरी डिटेल से, कहानी की तरह। एक एक बिंदु जो एग्जाम में पूछेगा आपको इस वीडियो से बाहर नहीं पूछेगा, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। तो बक्सर के युद्ध के पहले हम लोग जानेंगे थोड़ी पहले बैकग्राउंड, ताकि हम लोग आगे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो हम बात करेंगे 1757 में प्लासी की युद्ध लड़ा था अंग्रेज़ों ने, और यह अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। और यह युद्ध अंग्रेज जीत चुका था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने छल कपट एक संयंत्र किया था इसमें। और क्या किया था, जो सिराजुद्दौला का जो मुख्य व्यक्ति था, इसका जो सेनापति था, उसका नाम था मीर जाफ़र। मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने घूस देकर लालच दिया और अपनी तरफ मिला लिया, और इसको बोला कि आप हमको युद्ध जिताइए, मैं आपको बंगाल का नवाब बना दूंगा। और वैसा ही हुआ। अंग्रेज़ों युद्ध जीतने के बाद मीर जाफ़र को बंगाल का अगला नवाब घोषित कर दिया गया। और यह 1757 का प्लासी युद्ध जब खत्म हो गया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया था बंगाल को चलाने के लिए। उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड क्लाइव, और लॉर्ड क्लाइव वही व्यक्ति था जो अंग्रेज़ों की तरफ से प्लासी के युद्ध में मुख्य भूमिका निभाया था और यह लड़ा था। फिर जब बक्सर का युद्ध जब जीत जाएगा तो फिर इसको ब्रिटेन से बुलाया जाता है भारत पर फिर से अपने शासन को चलाने के लिए, देखरेख के लिए। और प्लासी के युद्ध जीतने के बाद मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। यह 1757 से लेकर 1760 के बीच में बंगाल का नवाब बना रहा। और मीर जाफ़र खुद अपने दम पर अंग्रेज़ों को हराकर जैसे नहीं बना था बंगाल का नवाब, यह अंग्रेज़ों द्वारा एक बनाया गया कठपुतली था बंगाल के लिए। और यह इसलिए बनाया ही गया था ताकि हम यहाँ पे भारत के नाम का शासन रहे और अंग्रेज़ यहाँ से धन लूट सके। तो यह भी खूब किया और 24 पर अंग्रेज़ों को दीवानी प्राप्त दे दिया, यानी परगना माने होता है गाँव का समूह, यानी 24 गाँवों का समूह अंग्रेज़ों को दे दिया। यानी अंग्रेज़ को यहाँ से 24 परगना गांव से जितनी भी यहाँ पे कर प्राप्त होती थी वो सभी अंग्रेज को डायरेक्ट जाती थी। तो मीर जाफ़र ये काम किया था। और मीर जाफ़र के समय बंगाल का खजाना यहाँ पे कम होता चला गया। और मीर जाफ़र को यह पता चला कि हाँ हमारे हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, अंग्रेज हमको परेशान कर रहे हैं। तो मीर जाफ़र एक काम किया, वह जाकर मिला डचों से। यह डचों से जाकर संपर्क किया और बोला कि क्यों ना हम और आप मिलकर अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दिया जाए, ताकि हम आप और यहाँ पे रह के व्यापार करेंगे अच्छे से और यहाँ पे लाभ कमाएंगे। तो फिर अंग्रेज़ों को जब ये पता चले कि हाँ मीर जाफ़र जाकर डचों से मिला है और हमारे खिलाफ षड्यंत्र लड़ रहा है, तो ये दोनों को सज़ा भुगतनी पड़ी। और सज़ा क्या थी, तो मीर जाफ़र को क्या किया, गद्दी से हटा दिया और डचों से एक युद्ध लड़ा जो 1759 का युद्ध हुआ। और वह युद्ध बहुत महत्वपूर्ण था, वह था वेदरा का युद्ध। वेदरा के युद्ध में अंग्रेज़ों ने डचों को हरा के यहाँ इसका पत्ता यहाँ पे काट दिया कि चुपचाप रहो, तुम यहाँ पे व्यापार करो, नहीं तो तुमको भी यहाँ से भगा दिए जाओगे। उसके बाद जब मीर जाफ़र को यहाँ से हटा दिया 1760 में, तो उसी समय एक युद्ध लड़ा वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध लड़ा था 1760 में, और इसमें अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया। तो यहाँ पे देखिए डचों को भी अंग्रेज़ों ने हरा ही दिया यहाँ पे 1759 में, और फिर 1760 में फ्रांसीसियों को भी हरा दिया। इनको जब मीर जाफ़र को यहाँ पे हटा दिया कि देखा कि यह मेरे लायक नहीं है, हमको यहाँ से धन की प्राप्ति में या अकरण। और मीर जाफ़र के बाद अगला नवाब बनाया गया बंगाल का मीर कासिम को। मीर कासिम भी अंग्रेज़ों का कठपुतली था, क्योंकि यहाँ पे इसको भी अंग्रेज ने खुद यहाँ पे बंगाल का नवाब बनाया था। लेकिन मीर जाफ़र से बहुत ही सुझाव वाला व्यक्ति था, यह बहुत ही चालाक व्यक्ति था। यह सबसे पहले बनते ही यहाँ तो सबसे शुरू में जब बना बंगाल का, तो ये भी जानता था कि हम यहाँ पे खुद अपने दम पे नहीं, अंग्रेज़ों के दम पे बंगाल के नवाब बनाए गए हैं। और इसका कार्यकाल था 1760 से लेकर 1763 के बीच में, और 64 में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध, जो इसके बाद का जो आएगा अगला बंगाल नवाब उसके समय लड़ा जाएगा ये बक्सर का युद्ध। तो ये सबसे जब पहले जब बंगाल का नवाब बना मीर कासिम, तो बनते ही वर्धमान, चटगांव और मैदानपुरी, ये जो 3 जगह थी, इसकी दीवानी अंग्रेज़ों को दे दिया कि हाँ आप यहाँ से जितने भी पैसा आएगा हम आपको यहाँ पे वसूल कर दे देंगे अंग्रेज़ आपको। उसके बाद इन्होंने देखा कि हाँ धीरे धीरे यहाँ से भी जैसे बंगाल का सारा खजाना ख़त्म
कर रहा है अंग्रेज यहाँ से पैसा ले ले जाकर। तो सबसे पहले इसने क्या किया, इसकी जो राजधानी थी मीर कासिम की मुर्शिदाबाद में यह जो भी कार्य करता था वह झटाक से अंग्रेज़ों को पता चल जाता था, क्योंकि मुर्शिदाबाद के बगल में ही था अंग्रेज लोग कलकत्ता में, और वहाँ से इसको देखते रहता था कि हाँ यहाँ पे बंगाल में क्या कर रहा है। तो जैसे ही मुर्शिदाबाद में पता चला कि हाँ जैसे ही मुर्शिदाबाद की घटना को पता चलने लगा अंग्रेज़ों को, तो मीर कासिम ने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पे अपनी जो राजधानी है वह चेंज कर दे। तो इन्होंने एक राजधानी चेंज किया, मुर्शिदाबाद से चेंज कर दिया राजधानी मुंगेर में, जो मुंगेर अभी वर्तमान में बिहार का एक ज़िला है। वहाँ पे मीर कासिम ने अपनी राजधानी को बदल दिया, और यहाँ पर जैसे मुंगेर में जो राजधानी बदला वहाँ पे अपने सैन्य शक्ति बढ़ाई, और यहाँ पे अपने सैनिकों को संरक्षण भी देने लगा, और वहाँ पे उसको युद्ध प्रशिक्षण भी देने लगा, ताकि हम यहाँ पे अंग्रेज हमारे खिलाफ अगर कोई भी आवाज़ उठाए तो हम ये बोल सके, उसके खिलाफ खड़ा हो सके। और एक काम और किया, जैसे 1717 का अगर बात की जाए, जिसमें फर्रुखसियर ने मैग्ना कार्टा वाला घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यहाँ पे मुक्त व्यापार अंग्रेज़ों को दे दिया था कि आप जितना भी व्यापार करना चाहें वहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। तो फिर इन्होंने भी एक वहाँ पे जारी कर दिया कि केवल अब से 1717 का जो फरमान था वह अंग्रेज़ों के लिए नहीं बल्कि पूरे भारतीयों के लिए भी यह चालू हो गया। यानी अब भारतीय भी अगर व्यापार करते बंगाल में तो उनको भी टैक्स नहीं लगता था। इससे क्या हुआ कि अब जो व्यापार करते थे व्यापारी लोग भारत के भी, उनको भी यहाँ पे नाफ़ा होने लगा, और यहाँ पे अंग्रेज़ों को जो भी इनसे ज़्यादा नाफ़ा होता था उनको कम होने लगा। और 1717 का जो फरमान था फर्रुखसियर द्वारा, इसका प्रभाव कम होने लगा। यह देखकर अंग्रेज को पूरा पता चल गया कि हाँ यह हमारे खिलाफ है, यह हमारे द्वारा व्यक्ति जो बैठाया गया है बंगाल पे, यह खुद मेरे खिलाफ ही युद्ध लड़ने की साजिश कर रहा है। तो इस साजिश को देखते हुए अंग्रेज़ों ने मीर कासिम के साथ युद्ध किया, और मीर कासिम को अपने युद्ध में उसमें हरा दिया और यहाँ से उसको भगा दिया। लेकिन मीर कासिम वहाँ भी अपनी हार नहीं माना, और यह हारने के बाद भी वह जाकर सबसे पहले जाता है अवध। अवध में कौन होता है तो देखिए, यह रहता है उस समय का बंगाल, और बंगाल के ऊपर देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रीन कलर का, ये है अवध, और यहाँ पे एक केंद्र सत्ता थी जो दिल्ली थी। तो यहाँ से क्या किया जाए, यहाँ से जो था मीर कासिम को यहाँ पे युद्ध में हरा दिया जब अंग्रेज़ों ने, तो यह पहुँचा अवध। अवध का उस समय प्रशासक था, यानी जो वह था शुजाऊ दौला से जाकर यह मिला और इससे बोला कि देखिए हम और आप जब तक ये इस अंग्रेज़ों को यहाँ से नहीं भगाइएगा तब तक आप लोग शांत यहाँ पे नहीं बैठ सकते हैं। तो फिर जब शुजाऊ दौला को यह पता चल गया कि हाँ यह सही बोल रहा है, तो शुजाऊ दौला और फिर ये मीर कासिम, ये दोनों मिलकर जाता है केंद्र में, यानी केंद्र में जो मुग़लों के पास जाता है, और उस समय मुग़ल बादशाह रहता है शाह आलम द्वितीय। इसके पास जाकर यह एक संयुक्त सेना का गठन करता है जिसका नाम रखता है त्रिगुट सेना। ये तीनों सेना मिलकर भारत में क्या करती है, अंग्रेज़ों के खिलाफ होती है और एक सेना बनाती है और युद्ध करती है, और वही युद्ध कहलाता है बक्सर का युद्ध, जो लड़ा जाता है 22 अक्टूबर 1764 को। तो यहाँ पे त्रिगुट सेना का निर्माण करती है मीर कासिम, शाह आलम और उसके बाद शुजाऊ दौला। ये तीनों मिलकर सेना ने बनाती है एक संयुक्त जिसका नाम रखती है त्रिगुट सेना, और एक तरफ लड़ती है पूरा अंग्रेज, और इसी युद्ध को बोला जाता है बक्सर का युद्ध। इस युद्ध की अगर बात की जाए तो अंग्रेज़ों की तरफ से जो युद्ध लड़ते हैं उसका एक सेनापति जिसका नाम है हेक्टर मुनरो भी बहुत युद्ध कौशल वाला व्यक्ति था, इसलिए त्रिगुट सेना के कुछ सैनिकों को घूस देकर अपने पक्ष में मिला लिया और यह फिर युद्ध लड़ा। तो यह जो अंग्रेज एक तरफ थे और एक तरफ तीनों की संयुक्त सेना, जिसकी संयुक्त सेना थी त्रिगुट सेना, इस दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध में अंग्रेज यहाँ पे विजय हो जाए और वहाँ पे बक्सर पे पूरा इनका कायम हो गया। तो बक्सर कहाँ पे है अभी वर्तमान में बात की जाए तो बक्सर बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ता है, बक्सर नामक जगह, वहीं पे हुआ था बक्सर का युद्ध। और इस बक्सर के युद्ध में जब अंग्रेज़ों की जीत हो गई तो बंगाल पे इनका पूर्ण अधिकार हो गया, और उसी के साथ बंगाल के अलावा अवध और मुग़ल, अवध तो एक राज्य था लेकिन मुग़ल पूरा केंद्र सत्ता था, वहाँ पे भी इनकी शक्ति का वहाँ पे डंका बज गया, और यहाँ से इसके खिलाफ कोई भी खड़ा होने वाला व्यक्ति नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे खुद देख लिया कि जब केंद्र में जो शासन है इसके खिलाफ तीन तीन सेना मिलकर
फिर भी अंग्रेज़ों को नहीं हरा पाया, तो एक व्यक्ति कैसे मिलता है यहाँ पे, और यहाँ पे अंग्रेज़ों की शक्ति इतनी बढ़ गई कि यहाँ पे ये जो चाहते वहाँ से कर सकते थे। यहीं से इनकी साम्राज्य की नींव पड़ी ब्रिटिश की। यहाँ पे इन्होंने पूरा सोच लिया कि हाँ, हम इस युद्ध के बाद अब भारत में व्यापार नहीं, यहाँ पे प्रशासन करेंगे, यहाँ पे अब राज करेंगे। और इसमें मीर कासिम क्या हुआ, जब ये युद्ध जीत गया अंग्रेज़, तो मीर कासिम को इस युद्ध में पराजित कर दिया और मीर कासिम यहाँ से इस युद्ध को छोड़कर भाग निकला और यह जाकर दिल्ली की तरफ भागा, जहाँ पे 1777 में मीर कासिम की मृत्यु हो जाती है। और इस युद्ध के बाद फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है अंग्रेज़ों द्वारा। और इस युद्ध जब ख़त्म हो जाता है तो आपको केवल 2 व्यक्ति ही बचते हैं। जैसे इसमें त्रिगुट जो सेना थी उसमें मीर कासिम तो यहाँ से भाग निकला, अब 2 व्यक्ति बचता है यहाँ पे, शाह आलम द्वितीय और एक सुजाऊ दौला। यह अवध में रहता है और ये मुगल में रहता है, यानी दिल्ली में रहता है। तो इस दोनों से जब युद्ध कोई जीत जाता था तो जीतने के बाद वहाँ पे संधि होती थी। तो शाह आलम द्वितीय से और सुजाऊ दौला से अंग्रेज यहाँ पे संधि करते हैं, और वह संधि क्या होता है उसको बोला जाता है इलाहाबाद की संधि। तो युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों द्वारा की गई थी अवध का नवाब सुजाऊ दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से। और इस इलाहाबाद की संधि को करने के लिए बक्सर जब ख़त्म हो जाता है युद्ध, उसके बाद एक बार और लॉर्ड क्लाइव को गवर्नर बनाकर भारत में बुलाया जाता है। और उस समय आते हैं ये 1765 से लेकर 1767 तक 2 साल के लिए आते हैं। और यह इलाहाबाद की संधि में इनको बना दिया जाता है कि हाँ, आप यहाँ पे इलाहाबाद की संधि कर लीजिए। तो इलाहाबाद की संधि में रॉबर्ट क्लाइव मुख्य भूमिका निभाता है। और देखिए क्या कहता है, तो यह जो इलाहाबाद की संधि थी, यहाँ पे 2 संधि हुई थी। एक हुई थी 12 अगस्त को और दूसरी हुई थी 16 अगस्त को। तो सबसे पहले हम लोग 12 अगस्त को जानते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने इस संधि में क्या मांगा था। इस संधि के तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की पूर्ण दीवानी प्राप्त हो गई, क्योंकि इससे पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा से जो भी कर प्राप्त होता था, जो भी धन यहाँ पे इनको मिलता था टैक्स के रूप में, इसमें से कुछ पैसा जो था वह मुगलों को भी जाता था। लेकिन अब से यह मुगल को भी पैसा बंद कर दिया और अंग्रेज पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा का पूर्ण दीवानी प्राप्त कर लिया। यानी जितना भी धन आता था वह यानी अंग्रेजों के पास ही आने लगा। उसके बाद आगे इस संधि के तहत रॉबर्ट क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय से बोला कि आप हमें सुजाऊ दौला से 2 क्षेत्र लेकर हमको दीजिए। वह 2 क्षेत्र कौन था? इलाहाबाद और कड़ा। ये दोनों क्षेत्रों को सुजाऊ दौला से मांग कर देने के लिए बोला अंग्रेजों ने। और उसके बाद बोला कि अंग्रेज कि हम आपको पेंशन पे रखेंगे, आपको चुपचाप बैठ के वहाँ पे रहना है, आपको हम कुछ पैसा महीना में दे देंगे, उसी में आपको काम चलाना है। तो यहीं से मुगल शासकों को पेंशन पर जाने लग रखा। वहाँ से बंगाल से इनको अब कर से कोई मतलब नहीं था, इनको केवल महीना से मतलब था, यानी पेंशन से मतलब था। उसके बाद ये ख़त्म हो गया जब इनका 12 अगस्त को शाह आलम द्वितीय से यह संधि। उसके बाद ये जाते हैं सुजाऊ दौला के पास और सुजाऊ दौला से फिर करते हैं इसके 4 दिन बाद यानी 16 अगस्त को यह द्वितीय संधि होती है इलाहाबाद की, और इसमें सुजाऊ दौला रहता है। सुजाऊ दौला से देखिए क्या क्या कहता है रॉबर्ट क्लाइव। इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र अंग्रेजों को दिवाया, क्योंकि जाना था पहले ही यहाँ पे इसको बोल गया था। तो इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र अंग्रेजों को यह दिवा दिया कौन? शाह आलम द्वितीय सुजाऊ दौला से। उसके बाद चुनार का जो किला था उस समय जो महत्वपूर्ण था अवध के लड़ाई के लिए, तो चुनार का किला भी अंग्रेजों ने ले लिया। फिर उसके बाद अवध में कर मुक्त व्यापार हो गया, जैसे यहाँ पे बंगाल, उड़ीसा, बिहार में होता था। तब से वहाँ से अवध में भी यह व्यापार शुरू होने लगा और अवध में अंग्रेजों ने सैनिकों रखना शुरू कर दिया इसकी देखरेख के लिए, और कुछ पैसा इनसे लेने लगा। और 50 लाख रुपया युद्ध हर्जाना के रूप में अंग्रेजों ने सुजाऊ दौला से लिया, क्योंकि यहाँ पे सुजाऊ दौला अंग्रेजों द्वारा भगाए गए व्यक्ति मीर कासिम को अपने यहाँ यह शरण दिया था और यह युद्ध करवाया था, इसलिए 50 लाख रुपया उस समय की बात है यह युद्ध हर्जाना के रूप में लिया था सुजाऊ दौला से अंग्रेज ने। उसके बाद अगर बात की जाए, और इस इलाहाबाद की संधि के द्वारा बक्सर युद्ध की समाप्ति हो जाती है और अंग्रेजों ने अपने व्यक्ति यानी लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जो बनाकर भेजा रहता है 1765 में और 1767 तक रहता है। और बक्सर युद्ध जीतने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में एक शासन चलाया जिसको बोला जाता है द्वैध शासन। द्वैध शासन क्या था? जो 1765 से लेकर 72 तक चला था। द्वैध शासन का मतलब होता है, द्वैध मैंने देखिए होता है 2 और शासन मैंने शासन करना, यानी 2 व्यक्तियों का शासन ही द्वैध शासन कहलाता है। इसमें 2 व्यक्ति कौन था? एक तरफ था नवाब और दूसरा था
अंग्रेज। यहाँ पे नवाब का काम था बंगाल में कि हाँ आप प्रशासनिक कार्य देखेंगे और जितना भी यहाँ से पैसा आएगा वो अंग्रेज लेंगे। यही था द्वैत शासन। और यहाँ पे बताइए, अब जो भी पैसा आता था नवाबों के पास वह जाकर दे देता था अंग्रेज को, और अंग्रेज यहाँ पे पैसा लेकर सब भेज देते थे ब्रिटेन या अपनी सेना को मजबूत करने में लगाते थे। और यहाँ पे नवाब जितने भी प्रशासनिक कार्य था वो देखते थे। अब इनको पैसा उतना मिलता नहीं था और प्रशासनिक कार्य अच्छा से होता नहीं था और कृषि कार्य भी ठप पड़ गया। और इसी द्वैत शासन का नतीजा हुआ 1770 में कि बंगाल में पड़ा भयंकर अकाल और यहाँ पे लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है इसी द्वैत शासन की वजह से। तो इस द्वैत शासन को अब तक इतिहास में सबसे बड़ा भ्रष्ट शासन अगर कोई बोला जाता है तो यह द्वैत शासन ही बोला जाता है, जो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लगाया गया था 1765 से लेकर 1772 के बीच में। इसके 2 साल बाद यानी 1767 में रॉबर्ट क्लाइव वापस ब्रिटेन चला जाता है और 1774 में आत्महत्या करके वह खुद अपने मर जाता है, क्योंकि यहाँ पे उसको खुद एहसास हो जाता है कि हाँ हमने कितने भारतीयों पे अत्याचार किया है। और इसके बाद 1767 के बाद 2 व्यक्ति और आते हैं बंगाल का गवर्नर बनकर, उनका कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहा इनके खिलाफ। उसके बाद अंग्रेजों द्वारा बंगाल का गवर्नर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को बनाकर भेजा जाता है ब्रिटेन से और वह रहता है वारेन हेस्टिंग, जो 1772 में बंगाल का गवर्नर बनता है। और वह आते ही 1772 में सबसे पहले देखा कि यहाँ पे कितना अराजकता फैल गया है, वह द्वैत शासन को समाप्त कर देता है। तो द्वैत शासन को चालू किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। लेकिन यहाँ पे समाप्त किसने किया? वह किया वारेन हेस्टिंग ने। ये आपको याद रखना है। 1765 में चालू हुआ और 1772 में समाप्त किया था। तो 1772 में बंगाल का गवर्नर बन के आ गया वारेन हेस्टिंग। तो उसी समय आया था रेगुलेटिंग एक्ट, और इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जो थे वह गवर्नर जनरल कहे जाने लगे। तो यह आगे हम जब पढ़ाएंगे गवर्नर जनरल, वहाँ पे आपको अच्छे से इसको समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वारेन हेस्टिंग की बात की है तो वह बंगाल का अंतिम गवर्नर था और प्रथम गवर्नर जनरल भी था, आपको याद रखना है। उसके बाद बक्सर के युद्ध जीतने के बाद अब यह वास्तविक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य वहाँ पे स्थापित हो गई थी बंगाल में, क्योंकि वहाँ पे अब दूसरा कोई इसके खिलाफ खड़ा होने वाला नहीं था। यहाँ पे जो भी अब कर आता था पूरा का पूरा कर यहाँ पे अब अंग्रेजों को ही जाता था और यहाँ से वास्तविक रूप से ब्रिटिश का साम्राज्य स्थापित हो गया था बक्सर युद्ध के बाद। तो याद रखिएगा। और यहाँ पे मीर जाफर के समय जब यह युद्ध हुआ था तो मीर जाफर 1763 से लेकर 1765 के बीच में बंगाल का नवाब बना रहा। और मीर जाफर ने क्या किया? तो मीर जाफर उसके बाद जब फिर ये दोबारा बन गया था, क्योंकि मीर कासिम युद्ध से भाग गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी और इस युद्ध जीतने के बाद फिर से मीर जाफर को बना दिया गया था बंगाल का नवाब। और ब्रिटिश कंपनी से यह केवल नमक कर लेता था, नमक कर वो भी 2.5%, यहाँ पे 25 नहीं होगा। मीर जाफर 2.5% केवल नमक कर लेता था और उसके अलावा यह सभी पर छूट दे दिया था अंग्रेजों को। उसके बाद इसके समय ही बक्सर युद्ध हुआ था। तो पूछ सकता है एग्जाम में बक्सर युद्ध किसके समय हुआ था? तो वह हुआ था मीर जाफर के समय में, क्योंकि युद्ध के पहले ही मीर कासिम भाग चुका था और उसके बाद ही मीर जाफर को बना दिया गया था। और उसके बाद बात की जाए तो मीर जाफर का एक बेटा था निजामुद्दौला, उसके बाद शासक बना। इसके बाद वह 1766 से लेकर 1770 तक रहा। फिर उसके बाद एक और व्यक्ति बना बंगाल का नवाब और वह बना सैफुद्दौला, और यह बंगाल का अंतिम नवाब था जो 1770 से लेकर 1775 तक यहाँ पे शासन किया। उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों का यहाँ पे पूर्ण अधिकार हो गया, बंगाल के पद को समाप्त कर दिया और वहाँ पे ये पूरा बंगाल को अपने कब्जे में ले लिया। और वहाँ से धीरे धीरे एक एक करके वहाँ से जितने भी भारतीय जो छोटे छोटे राज्य थे, जैसे वहाँ पे आपको मैसूर, मराठा, सिख, इन सभी पर धीरे धीरे अधिकार करने लगे। तो आगे हम मिलेंगे इसी क्लास में। और यहाँ पे वीडियो को रोकते हैं। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका PDF अगर प्राप्त करना है तो टेलीग्राम पर जाके स्टूडेंट जलखाना सर्च करके आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए और इसका PDF भी प्राप्त कर लीजिए। तो यहाँ पे रोकते हैं वीडियो को। धन्यवाद।